अभिवादन। आप सबको सब यहाँ जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय और अनुसंधान केंद्र को बचाव के लिए जो उपस्थित है, सारे तमाम हमारे बहुजन समाज पार्टी के सारे तमाम पदाधिकारी, जयकर जी, शिंदे जी और आप तमाम जो यहाँ पर इस बचाव के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल बचाव के लिए इस हॉस्पिटल को यहीं पर स्थापित करने के लिए जितने तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, सबको जय भीम। जय भीम। बहुत ही कम समय में सोच रहा हूँ कि ज़्यादा जानकारी दे दूँ। यह हॉस्पिटल जो है, यह हॉस्पिटल, इसकी कहानी बड़ी अजीब है। इस हॉस्पिटल की कहानी बड़ी अजीब इसलिए है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि भाई तुम अपना अपना ही बताते हो। भैया, जब तक इतिहास नहीं जानेंगे इतिहास नहीं बना सकते। बाबा साहब ने कहा है कि जब तुम्हें इतिहास मालूम रहेगा तभी तुम इतिहास बना सकते हो। तो पहले 84 के दशक में, 84 के दशक में यानी 1984 के समय, 84-89 के समय पर यहाँ पर एक आमदार रहती थी और उस समय पर उत्तर नागपुर में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। तब लोगों की डिमांड थी कि यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं ये बताने के लिए इतिहास दर्ज कर रहा हूँ। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो आमदार थी, नाम लेने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में 1994 में 89 और 94 के दरमियान नितिन जी राउत चुन कर आए। तब भी लोगों की डिमांड थी और ये बात भले ही पॉलिटिकली हम उनके अराइवल हैं, हम उनके दुश्मन हैं, जिस पार्टी से वो संबंध रखते उससे हम अलग हैं, हम इस मामले में अलग है, वो राजकीय भाग हुआ। लेकिन ये बोलने में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए कि बहुत विजनरी आदमी है और उसकी वजह से उस 89 और 94 के दशक में उस समय पर नितिन राउत ने यह, उस समय पर जब आमदार थे, पहली बार आमदार बने, उन्होंने इस हॉस्पिटल की रचना की। उस समय इस हॉस्पिटल को जब स्वीकार किया गया, मैं अल्प इसमें ही बता रहा हूँ उसको, तो जब सैंक्शन किया उनके माध्यम से, यहाँ पर ओपीडी जो चल रही है अभी, ये हॉस्पिटल, ये 17 मार्च 1999 का एक जीआर बना। 17 मार्च 1999 में जीआर बना, जिसमें 250 बेड का रुग्णालय, उसके बाद में उसके ऊपर में 8 कोटी 7,25,200 इतना अमाउंट सैंक्शन हुआ। मंत्रिमंडल के 4 मार्च 1999 में मंत्रिमंडल में यह पास हुआ। उसके बाद इसकी रचना तैयार हुई इस हॉस्पिटल की। वह जीआर था 17 मार्च 1919 का। उसके बाद में ये जो चलते रहा 2014 में, उसके बाद में बोला बड़ेल आए, बोला बड़ेल ने भी इसका कुछ नहीं किया। उसके बाद उसका उद्घाटन हुआ, सिर्फ यहाँ पर भूमि पूजन होता गया। पहली बार भी नितिन भाऊ के हाथ से उद्घाटन हुआ, उसके बाद भोला बड़ेल आए, उनके हाथ से उद्घाटन हुआ, काम चालू नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी बार 2005 में नितिन भाऊ जब चुन के आए, तब उन्होंने इसके काम की शुरुआत के लिए फिर 4 मार्च 2014 को इसकी बढ़ोतरी करके उन्होंने 568 बेड का हॉस्पिटल और 209 कोटी रुपए, 209 करोड़ रुपए के हिसाब से इस हॉस्पिटल को तैयार करने की बात रखी। इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 13 अक्टूबर 2021 को यह बन गया 568 बेड का हॉस्पिटल और जिसके ऊपर में 1165.65 करोड़ रुपए खर्चा होने वाला है। बजट में पास हुआ है, बजट में पास हुआ है। वो जीआर भी है 13 अक्टूबर 2021 का। इसमें आवर्ती खर्च के ऊपर में
जो मेंटेनेंस बोलते हैं उसके लिए भी 78.80 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ। 3 साल के लिए जो अमाउंट था वो अलग है, लेकिन ये 1 साल का जो अमाउंट है मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार से ये पैसा सैंक्शन हुआ, नितिन भाव के हाथों से सैंक्शन हुआ। मैं बताना चाहूँगा ये आगे बढ़ करके कि इसके बाद में गेम चालू हुआ। नितिन भाव नहीं बताते होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम इस रुग्णालय को लगाने के लिए नितिन राउत को भी पापड़ बेलने पड़े। उनके पार्टी में ही बहुत सारे विरोधक थे उनके जमाने में, लेकिन वो उनके साथ में लड़ते झगड़ते इसका नाम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रुग्णालय ये नाम कायम करने में वो आदमी कामयाब रहा। उसके लिए उसको धन्यवाद देता हूं मैं, क्योंकि जैसे बीजेपी को एलर्जी है वैसे कांग्रेस को भी एलर्जी थी, लेकिन नितिन राउत क्योंकि मूलतः वो आम्बेडकरी जड़ से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने उसको लड़ाई झगड़ा करना पड़ा विलासराव देशमुख के जमाने तक। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मुझे पता है ये, यानी कोई बोलेगा तो मैं फिर डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। तो ये उनको भी लड़ाई झगड़ा करके ये सब लाना पड़ा। और अब बात ऐसी हुई कि कोरोना काल आया। कोरोना काल ने हमारे सबको जो जीवित है यहाँ पर आज, उन सबको औकात दिखा दी, हमारी भी औकात दिखा दी, नेताओं को नेताओं की औकात दिखा दी, डॉक्टरों को डॉक्टरों की औकात दिखा दी। और ये समझ गए हम लोग कि आज मैं बोल रहा हूँ, बोलते बोलते कल मर जाऊंगा, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सबके साथ में मैत्री के साथ में, मैत्रीपूर्ण तरीके के साथ में, यदि तुम्हारे हित की बात है तो सब मिलकर के इकट्ठा करके दुश्मनों से छीन लिया करो। ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक चीज है। अब मैं इसका और आगे बढ़कर के कहता हूं कि ये जो फंड है अभी 1165.65 करोड़, ये कोई नितिन राउत के घर का तो है नहीं, ये कोई देवेंद्र फडणवीस के घर का तो है नहीं, ये कोई मोदी के घर का नहीं है। और तब मैं कहना चाहता हूं कि ये फंड, ये जो पैसा है, आप सब लोग सुन लीजिए। बाबा साहब ने संविधान बनाया, उस समय पर संविधान बनाते समय पर एक कलम ऐसी भी बनाई हमारे हित में। मेरा रिकॉर्ड करो भाई अच्छे से, क्योंकि इतिहास ही बता रहा हूं मैं। इतिहास जिनको मालूम नहीं होता है वो इतिहास नहीं बना सकते। बाबा साहब ने आर्टिकल 46 बनाया। आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बजट के, उनके जाति के अनुपात में बजट में प्रावधान रखा जाए। 1950 में संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी अभी आने वाली है, हम 26 नवंबर से बैठे हैं। तो बाबा साहब ने संविधान में वह चीज डाली, लेकिन 1980 तक 52 में लागू हुआ, यानी 52 में प्रक्रिया शुरू हुई, खासदार आमदार आते गए चलते गए, ये प्रक्रिया चलती गई। और वह आर्टिकल 46 उसका इम्प्लीमेंटेशन 1980 से चालू हुआ। तब तक क्या किया इन लोगों ने हमें पता नहीं है। बाबा साहब को इसीलिए शायद संविधान सभा में तो जाने दिए थे, बड़ी मुश्किल से, लोकसभा में नहीं जाने दिया, ये कारण था उसका। बाबा साहब को हरा करके जो आदमी चला गया था वो मुद्दा इसमें आ गया, इसलिए मैं बता देता हूं। भावराव बोरकर भंडारा से चुनाव जीत गए थे। भावराव बोरकर डॉक्टर बाबा साहब को हरा करके, संविधान निर्माता को हरा करके भंडारा से, भंडारा वाले थोड़ा सा ध्यान से सुने, भंडारा से हरा करके वो आदमी चुन के आया था। और तब भंडारा से चुन के आने के बाद बाबा साहब को जाके मिला। बाबा साहब को जाकर के मिलने के बाद बाबा साहब ने बोला ठीक है आओ। उस समय पर प्रमुखता से 3 लोग मौजूद थे वहां पर, भावराव बोरकर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, साथ में नानक चंद्रत्व। और तब भावराव बोरकर को बाबा साहब ने कहा कि भाई चुन के आ गए हो। बोरकर बोलता है हाँ बाबा साहब, आपने जो कायदा बनाया उसके वजह से मैं चुन के आया हूं। तो बाबा साहब पूछते कि हाँ भाई अभी चुन के आए हो तो अभी क्या काम करोगे। भावराव बोरकर का
रिकॉर्डेड है, मैं जो बोल रहा हूँ ये रिकॉर्डेड है, नानक चंद्रत्तु की किताब में मिलेगा आपको। हावड़ा बोरकर बोलता है मैं क्या करूंगा बाबा साहब, मेरी पार्टी जो मुझे बताएगी वो करूंगा। और बाबा साहब हंसते रहे। उसके बाद वो बोरकर चले जाने के बाद नानक चंद्रत्तु ने ये बात पूछी कि बाबा साहब आप बोरकर की बात पर हंसे क्यों? बाबा साहब कहते हैं हमने अपने प्रतिनिधि के, समाज ने अपने प्रतिनिधि के रूप में इसको भेजा था और ये अपने पार्टी की बात करने लग गया, ये कोई काम नहीं करेगा। ये बात बाबा साहब ने कही। कुछ ईमानदार लोग हैं जो जाते हैं पार्टी के नाम से लेकिन बाबा साहब का काम करने की कोशिश करते हैं। उनमें एक मैं देखता हूँ नितिन राउत है, मेरे हिसाब से जो काम किए हैं उसने आज उत्तर नागपुर में उसके पहले के किसी भी आमदार ने नहीं किए हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। मैं बीएसपी का होकर के भी ये मान्य करता हूँ। ये कन्वेंशन सेंटर उसके नाम के लिए भी डॉक्टर अंबेडकर नाम लगा है, इसके लिए उसका विरोध बनना ही नहीं चाहिए, ऐसा हुआ। बाद में उसका उद्घाटन ही नहीं होना चाहिए, इसके लिए चला, क्योंकि वो प्रतिकृति जो बनी है वो संसद की बनी है, संसद की बनी है। कल आज कांग्रेस का है, कल बीएसपी का आमदार हो सकता है, और वो संसद की बनी है। तो ये नाराजगी बीजेपी वालों को हुई, इसलिए उसने आज तक उसको रीतसर उद्घाटन नहीं कर पाए। तो ये हॉस्पिटल भी वैसे ही डिजाइन बनी थी और सत्ताधारी भी डॉक्टरों के साथ, व्यापारियों के साथ, जैसे मोदी दिखता है व्यापारियों के साथ में बंधा हुआ, अडानी अंबानी के साथ में। रेलवे बेच देता है तो अडानी को बेच देता है, फिर बाकी नौकरियां बेच देता है तो अंबानी को बेच देता है। यही सब चल रहा है, व्यापारियों को बेचने का काम। बिना बोले ये आरक्षण को खत्म करने की प्रक्रिया, बाबा साहब का वाक्य है, आरक्षण प्रतिनिधित्व के आधार पर होनी चाहिए, और ये तोड़ने का काम वो लोग कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में यह हॉस्पिटल भी इसी दिशा में पहुंच चुका है। अभी एक किसी ने याचिका, रीट याचिका डाली थी और नाम नहीं बताऊंगा मैं। उसके बाद में सुनवाई हुई 15,000 स्क्वायर मीटर जगह के लिए। मैं सरकार से कहता हूं इतनी सी बात करते हो, तुम तो गांव के गांव हटा करके दूसरी जगह लेके जाते हो। ये 1500 स्क्वायर मीटर के लिए हमको लड़ने के लिए कहते हो। तुम पूरा मिहान में जो बसे हुए लोग हैं, मिहान में तुम्हारे हाथ में सरकार ने जो छीना है वो भुट्टी बोरी और आजू बाजू के गांवों को उठा करके ये करके रखा हुआ है। ये 1500 स्क्वायर मीटर के लिए हमको लड़ने को बताते हैं कोर्ट में, और वो फिर कोर्ट में बोलता है जिसको जिस काम के लिए जगह मिली जाती है। आप लोग सुन लीजिए, बहुत सारे उस जमाने के कांग्रेस के भी बहुत सारे मंत्री रहे हैं, बहुत सारे आमदार खासदार कार्यकर्ता रहे हैं, उनको जमीनें एक एक रुपए के लीज पर मिली है उस जमाने में। लेकिन उसके लिए मुद्दा था कि भाई शिक्षा के लिए यदि लेते हो तो शिक्षा का ही काम उसमें होना चाहिए। अब वो बादुले ने लिया था उस जमाने में शिक्षा के लिए, अब वो शिक्षा का मंदिर तो है नहीं उसके पास, शिक्षा का मंत्र वहां से खत्म हो गया। अब जब शिक्षा का मंत्र खत्म हो गया तो वो लीज वापस हो सकती है, सरकार ले सकती है। नजुल की जमीन है, अबे सरकार की जमीन है, हमको लड़ने को बताते हो। बहाना यहाँ पर लिखा है कि भाई ये जमीन यहाँ पर 1500 स्क्वायर मीटर कम है, वो दूसरा आके बैठा है, इसलिए इसके लिए हम एम्स वालों को लेटर लिखा है, सरकार को, कलेक्टर को लेटर लिखा है। ये लेटर जब जो सुरेश पाटिल जी दिखा रहे थे, उस लेटर में लिखा है कि तुम एम्स हॉस्पिटल है मिहान के, उसमें उसके आजू बाजू में थोड़ी 20 एकड़ जमीन देख लो। क्यों भाई, उत्तर नागपुर में दवाखाना नहीं है क्या? दवाखाना होना नहीं चाहिए। तुम्हारे साथ में, तुम्हारे पास में सरकार तुम्हारी, पैसा तुम्हारे पास है। अब पैसा तुम्हारे पास है तो जैसा अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक एडवर्टाइज दी थी, पेपर में आया था, 1000 हॉस्पिटल हो गए, अभी हमने बढ़ा करके 1345 कर दिए। मैं बोलता हूँ एक और बढ़ा दो ना, फर्क क्या पड़ रहा है? उधर बनाना है तो एक और बना दे। ये हॉस्पिटल जहां पैसा सैंक्शन हुआ है, जहां जमीन है, उस जमीन पर ही वह हॉस्पिटल होना चाहिए। और इस ताकत के साथ हम सब लोग मिलकर के इस मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले ही ऑक्सीजन की सरकार है वो वाली, शिंदे फडणवीस पवार की ऑक्सीजन वाली सरकार है। उन्होंने समझ लेना चाहिए कि कभी भी तंत्र बदल जाता है। जैसे हमने यूपी में बदल दिए थे, बहुत मस्ती किए थे उन लोगों ने, तो उनको 125 सीटों पर ला करके खड़ा कर दिए थे।
क्योंकि हमारा मानना है कि हम एक साथ दो दुश्मनों के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। जय सदर साहब, तो कांशीराम जी ने कहा था कि पहले एक दुश्मन को खत्म करना पड़ेगा और तब दूसरे दुश्मन की तरफ में दौड़ो। तो वो दौड़ने की काम आज चालू है। हम सब मिलकर के सारे पक्ष, सारे संगठन जो इस चाहत से रखते हैं, जो मैं तो आगे बोल करके और कहूंगा कि जो उत्तर नागपुर और जो नागपुर में रहने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि वो स्वस्थ रहना चाहिए, जिनको लगता है कि वह स्वस्थ रहना चाहिए, तो मेडिकल कॉलेज की हालत तो अभी बुरी हो गई। कल राष्ट्रपति मुर्मू जी वहां पर आ रही हैं और उस प्रोजेक्ट को 75 साल हो रहे हैं, उसके उद्घाटन के लिए वो वहां पे आ रही। कोई सिक्का, कोई स्मरण चिन्ह, कोई सर्टिफिकेट उनको देने वाली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पर नागपुर भी है, उत्तर नागपुर, जहां पर ऐसे लोग भी है। ये आवाज हमारी उन तक जानी चाहिए। आज हमने बहुजन समाज पार्टी के हमारे सारे साथियों को क्यों बोला कि भाई यहाँ से आवाज जानी चाहिए। एलआईबी वाले होंगे तो भैया कम से कम हमारी आवाज पहुंचा दो हमारी भारत की पहली नागरिक राष्ट्रपति मुर्मू तक कि ये उत्तर नागपुर में हॉस्पिटल जो है 1999 से यहाँ पर चल रही है प्रक्रिया, 1165 करोड़ सैंक्शन हो चुके हैं, इसको सिर्फ पूर्णत्व करने दे रही है। एनआईटी को भी पैसा पहुंच चुका है, फिर रोकते क्यों हो? यहाँ से इधर हटाओगे तो यहाँ उत्तर नागपुर में हम ऐलान करते हैं, सब मिलकर ऐलान करते हैं, आने नहीं देंगे, कदम नहीं रखने देंगे, कदम नहीं रखने देंगे, समझ लो तुम। क्योंकि उत्तर से ही कामठी में जाते हो बामनगुड़े जी, समझते हो ना। हम भी यहाँ से जब ऐलान करेंगे धीरे धीरे, अभी हमारी अंगड़ाई है, समझ लो सुरेश पाटिल जी, ये अपनी अंगड़ाई है धीरे धीरे। अब असेंबली आ रही है। मैं उस दिन नितिन भाव को डायरेक्ट बोला था, नितिन भाव आप विधानसभा के अंदर में 7 तारीख के बाद से वहां चालू करो, आपके जो पक्ष के लोग हैं वो आपको उसमें समर्थन करे या ना करे, आप लड़ते रहो वहां पर। हम यहाँ पर सब मिल करके यहाँ आंदोलन जारी रखेंगे और एक दिन ऐसा आएगा हम सब मिल करके विधान भवन पर आंदोलन भी करेंगे, आक्रमण भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग बहुत ही संयम के साथ यहाँ पर बातें कर रहे हैं। मेरे एक गुणवंत भाई ने बोला था कि कोराडी से यहाँ धूल आती है, एकदम सही बात। आने वाले समय में बहुत ज्यादा दूर नहीं है, नागपुर प्रदूषण मुक्त नहीं है। नागपुर में भी दिल्ली के जैसा प्रदूषण बढ़ गया है, उसके वजह से दमा के मरीज बढ़ गए हैं, सांस लेने को तकलीफें चालू हो गई है। और ये हॉस्पिटल यदि नहीं बनता है तो हम सब के सब वैशाली घाट पर जाने वाले हैं। तो जाने का है क्या? समय के बाद जाने का है, पहले क्यों जाने का? पहले तो उनको पहुंचाने का है। ये काम यदि पूरा नहीं करते, ये पूरा करते हैं, इसको सैंक्शन होकर के भूमि पूजन होता है हमारे ही इसी रेजिम में। विधानसभा यहाँ सत्र है, उसी समय पर यदि विधानसभा का सत्र रहते समय पर भूमि पूजन होता है तो हम उनका स्वागत करेंगे, सारे लोगों का स्वागत करेंगे, नहीं तो उनका मुर्दा निकालने को भी पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।